आप इस बात पर सवाल नहीं कर सकते कि हमारे सैनिक अगर मरे तो क्यों मरे, सेना कितने किलोमीटर हमारे अंदर, चीन की सेना आ गई, ये सवाल तो पूछ सकता है ना, कोई भी भारत का नागरिक पूछ सकता है ना। जो पूछ रहा है वो राष्ट्र विरोधी हो जा रहा है, वो पाकिस्तान चला जाएगा। फिनलैंड जाने के लिए दिल्ली के टीचर जाएंगे, उपराज्यपाल से वहां इजाजत लेनी है, पंजाब वाले क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन आप पूरी तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक एजेंडा चलाने लग जाएं, मुझे लगता है ये पत्रकार को शोभा नहीं देता है। सही का चयन करने के लिए आप जो सही खबर आ रही है उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखने का साहस आप में भी होना चाहिए। आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास टीवी, आप ब्रॉडकास्टर हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन राय आपकी क्या चंद विचारधाराओं की मोहताज होकर रह गई है? हर्षवर्धन जी, एक चीज़ बहुत, चूंकि आप दिल्ली में रहते हैं, तमाम बड़े टीवी चैनल पर जाते हैं, टीवी चैनल का जो थंबनेल बनते हैं, जो दिखाई देते हैं, जिनको देखकर किसी भी दो समुदाय के बीच में नफरत का संदेश चला जाता है। आप देख रहे हो कितना जहर भरे थंबनेल हैं। क्या मीडिया का ये काम बचा है कि वो एक पंडित जी टीका लगा के एक मौलवी साहब आ जाएं, फिर तू मैं हो, फिर गाली गलौज हो, फिर धर्म को लेके मुद्दे हो, ये दिन भर जो ये टीवी चैनल पर जहर परोसा जा रहा है, क्या ये ठीक है समाज के लिए? नहीं, मैं तो बहुत मतलब इतना तो स्पष्ट कोई बोलेगा नहीं। मैं तो उन लोगों में से हूँ जो अभी आपके साथ नहीं होता तो किसी टीवी चैनल पर बैठा होता। शाम मेरी टीवी चैनलों पर ही जाती है, और मैं इसको कई बार कह चुका हूँ, बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ मीडिया इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ के तो फिर से कह रहा हूँ। देखिए, जब आप किसी एक व्यक्ति से बार बार एक ही तरह के सवाल करेंगे तो अंत में नुपुर शर्मा हो जाएगा। एक लाइन की बात इस पूरी बहस का। अब टीवी चैनलों पर जो हो रहा है, टीवी चैनलों के जरिए ढेर सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, लेकिन चूंकि जो टीवी से खारिज हो गए वो लोग आज के संपादकों को खारिज कर देना चाह रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि टीवी जब से आया है इतने स्ट्रांग मीडियम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं। नेताओं को किसने उनका पर्दा उतार दिया? टीवी ने। झूठ बोलता नेता आज भागता गाड़ी से कैसे है? टीवी की वजह से। टीवी ने इस देश को बताया कि दरअसल जो काम होता है वो कितना पूरा होता है, कितना नहीं हो पाता है, उसकी रिपोर्ट सच्ची कौन ले जाता है? टीवी। लेकिन आपने उसके एक हिस्से को ही पकड़ लिया। मतलब जब हम डिबेट करते हैं, जो ये वाली बहस है, मेरा ये मानना है कि सरकार को नहीं तो संपादकों को ये सोचना पड़ेगा। सरकार चूंकि नियंत्रित नहीं करती है, ये सेल्फ रेगुलेशन का मसला है। 2 से 3 घंटे से ज्यादा की बहस टीवी चैनलों पर क्यों होनी चाहिए? मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है संजय जी, मुझे तो पैसे देकर बुलाते हैं टीवी वाले, और मैं बक्से में कटा रहता हूं, लोग मुझे सुनते हैं, अच्छा भी लगता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि टेलीविजन की डिबेट एक तय समय होनी चाहिए, और इस डिबेट के जरिए टीवी को चलाने की गंदगी को शुरू करने वाले चैनल का नाम है एनडीटीवी। ध्यान में है आपको कि नहीं? कैसे? हाँ, ये इसीलिए इस सवाल पर मैं लाना चाह रहा था। संजय जी, इस देश में 4 एंकर बैठा के शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक एक ही मुद्दे पे डिबेट करना अगर किसी चैनल ने शुरू किया तो एनडीटीवी 24/7 और एनडीटीवी इंडिया था, जिस चैनल ने एंकर्स के जरिए से पहचान बनाई। टीवी की पत्रकारिता में रिपोर्टर से पहचान होती थी, टीवी की पत्रकारिता में रिपोर्टिंग से पहचान होती थी। सबसे पहले बड़े बड़े सेट लगा दिए, 4 लोगों को बैठा दिया। आज के जैसे मौलाना और पंडित जी नहीं आते थे, लेकिन उस वक्त भी 4 लोगों को बिठाया और अपने लिहाज से एजेंडा ड्रिवन की। जब भी डिबेट एजेंडा ड्रिवन होगी, वो कभी मौलाना पंडित जाएगी, कभी दूसरे तरह के लोग, 4 लोग बहस कर रहे होंगे, लेकिन दोनों समाज को विभाजित कर रहे हैं अगर आप कहेंगे। और मेरा ये मानना है कि ये बहस कम होनी चाहिए, टीवी का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। वैसे ही ये जो इंटरनेट मीडिया आ गया है, जिसको मैं शब्द कहता हूं, दोनों आपके दर्शकों को भी सुनना चाहिए, नोट करके रख लीजिए, बड़ी बात बताने जा रहा हूं। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ये आज हुआ है। कोई पुराना संपादक आपसे आके कहे ना कि हमने किया था, तो झूठ बोल रहा है। वो अपनी संपादकीय मठाधीशी के जरिए एजेंडा चलाता था। उसके दरवाजे सुबह मंत्री ना आए, चाय पीने जाए तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। उसकी सत्ता का पूरा केंद्र वही था। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये आपको गुमराह करते हैं कि पत्रकारिता आज खराब हो गई। निश्चित तौर पर आज खराब पत्रकारिता भी है, ऐसा नहीं है। जब इतना कोई चीज इतनी मास स्केल पर होगी तो उसमें बहुत सी गंदगी आएगी। लेकिन इसी पत्रकारिता में है कि 5000 का मोबाइल लेके कोई भी अपने मोहल्ले से खड़ा कर देता है, एक छोटी सी रिपोर्ट आती है और डीएम एसपी सस्पेंड हो जाते हैं।
सीएम को जवाब देना पड़ता है, मंत्री गाड़ी का दरवाजा बंद करके भागता है। ये सब आज के युग में हो रहा है। जो बताते थे पहले के जमाने से, उनसे पूछिए जरा 5 रिपोर्ट बताओ जब सरकारों को कुछ अच्छा काम करा दिया। इसी में एक बात और जोड़ना चाहूंगा, ये तो सच बात है ना, ये इन टीवी के जो स्वनाम धन्य संपादक हैं, ये इनकी असफलता का एक नमूना है। ये जो आया है ना, जो बात कही अभी हर्षवर्धन ने, ये इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि निश्चित तौर पे चाहे ये हो चाहे वो हो, आपने चूंकि जनता के मुद्दों को उस तरीके से नहीं उठाया। जनता जब निकली है, ये यूजीसी क्या था, यूजर्स जनरेटेड कंटेंट की जो बात होती थी, क्या था, उसके बाद किस तरीके से पत्रकारिता बदली, और ये जब डिजिटल जब मीडिया आया, प्लेटफॉर्म आया, तो मैं जो शुरुआत में आपसे बात कर रहा था, निश्चित तौर पर कि कम से कम लोगों को कहने का मौका मिला, और उसके बाद कार्रवाई भी हो रही है, और कई बार आपको वो उन मुद्दों की तरफ लेकर भी जा रहे हैं। लेकिन हर्षवर्धन जी, आपने एनडीटीवी का जिक्र किया, बहस का जिक्र किया, मैंने कभी एनडीटीवी पे हिंदू मुसलमान या सांप्रदायिक बहस होती हुई नहीं देखी। मैं कहूँगा कि आप 4 PM पर सब छोड़ दीजिए पुराना, रवीश कुमार के मोनोलॉग के 20 डिबेट निकाल कर देखिए, और मैं इसीलिए चुनौती दे रहा हूं आपके चैनल, देखूंगा मैं। हिंदू और मुस्लिम केस स्टडी और रवीश का सुर बदल जाता है। भाजपा की सरकार में और दूसरी सरकार में रवीश का सुर बदल जाता है। और आप पुरानी एनडीटीवी की डिबेट उठा के देख लीजिए। आज कहते हैं ना कि एजेंडा चलाता है, फलाना एंकर बोलने नहीं देता, तब आप उठा के देख लीजिए कि बोलने देते थे तो क्या करते थे। और अभी का ताजा उदाहरण है, मैं तो कृषि कानून कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं। भाई लाखों लोग अगर गलत के साथ भी खड़े हो जाएं तो आपको दिखाना पड़ेगा, मीडिया है। सही बात। लेकिन उसका दूसरा पहलू है कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई पत्रकारिता की ये चीजें हैं, उसमें क्या है, जो आपको सामने दिख रहा है उसको रिपोर्ट करेंगे, तो चलो ठीक है, आपने रिपोर्ट किया। दूसरा क्या है, जो सच है उसको अपनी सहूलियत से नहीं बदलोगे। तो अगर हमने कल को कहा था कि ये आढ़तिये, ये मंडी वाले, ये सरकारें, ये सब किसानों के दुश्मन हैं, इनको ओपन मार्केट नहीं देती हैं, और आज कोई सरकार दे रही है, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्यों प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? इसका मतलब ये कि किसी की गोदी में तो बैठे हो, किसी का एजेंडा तो चला रहे हो, कहीं से तो आप सध रहा है सब कुछ। तो जब इतना कुछ करोगे आप, तो जाहिर है कि उसके पीछे सवाल भी खड़े होंगे। और तब इसीलिए जब कोई कहता है, तो पूछता है भैया तुम क्या हो, गुलाम हो, दरबारी मीडिया हो, गुलाम हो, कौन से मीडिया हो तुम? क्योंकि अगर आप एक किसी को चिन्हित करेंगे, और यहां एक चीज और मैं कहता हूं, नेताओं से ज्यादा मीडिया की साख खराब करने का काम स्वनाम धन्य पत्रकारों ने किया। एनडीटीवी का चूंकि और क्यों किया उन्होंने? वो तो यहां तक कहते थे कि हमारे अलावा कोई पत्रकारिता नहीं। जिस चैनल पे 4 बजे से 10 बजे तक सिर्फ और सिर्फ 5 एंकर बैठते थे, और मैं आपको चैलेंज करता हूं, पिछले 5 साल का शो उठा के देख लीजिए, एक ही विषय पर 5 डिबेट करते थे, एक ही विषय पर, विषय तक बदलने की जरूरत नहीं। उनके अपने कुछ चिर परिचित चेहरे होते थे जिनको बैठा कर वो प्रवचन टाइप देते थे। टीवी प्रवचन के लिए क्या, बाबा को देख लेगा, काहे को देखेगा? अच्छा हर्षवर्धन जी, जो सत्ता के पक्ष वाले पत्रकार माने जाते हैं या समर्थित माने जाते हैं, या जिनके लिए नाम दिया गया, वो उन सब के निशानों पे सिर्फ रवीश कुमार क्यों रहते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता किसी के निशाने पे नहीं। हम लोगों ने नहीं, इसका जवाब एक बार मैं हर्षवर्धन जी दे दूं, एक बार मैं यहाँ, फिर उसके बाद हर्षवर्धन जी ज्यादा अच्छे तरीके से देंगे। दरअसल उनको, वो पत्रकारिता के अरविंद केजरीवाल हैं, मैं एक लाइन में उनके लिए कहूंगा। अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिक्स में मामला, वो जानबूझ के केंद्र में आना चाहते हैं। अरे एनडीटीवी किस वजह से बिका है भाई? क्या झूठ है, क्या बेशर्मी है। स्वनाम धम संपादक, मतलब मुझे शर्म आती है, मैं उनको भाई साहब कहता हूं, वरिष्ठ मानता हूं, वो किस तरीके से आके बिल्कुल बौने साबित हो जाते हैं उनके सामने आकर, और कहते हैं कि भाई आपकी वजह से बिक गया। आप मान भी जाते हैं। एक आदमी आता है, कहता है अरे ठीक है, टिटहरी हो क्या यार आप, मतलब कि आसमान गिर जाएगा, मैं आसमान की तरफ पैर करके नहीं लेटे होंगे। बिल्कुल झूठ बात है। उसके तथ्यों पर अब वो बात करेंगे, चूंकि बीच में सवाल मैंने लिया था, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। वो दरअसल केंद्र में आना चाहते हैं, वो निशाने पर आना चाहते हैं, निशाने पर वो है नहीं, वो निशाने पर आने में उनको लाभ दिखाई पड़ता है, इसलिए वो आना चाहते हैं। एक लाइन में, सॉरी मैंने आपका सवाल लिया। हाँ, ये सवाल मैं यही कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं, क्योंकि आपने गोदी मीडिया का सवाल खड़ा किया, तो चूंकि और किसी ने गोदी मीडिया कहा नहीं था, इसलिए मैंने आपको उदाहरण से बताया कि 27 साल एक गोदी में रहे, गोदी से उतर कर देखिए हालत क्या हो जाती है। लेकिन मूल बात क्या है, क्या सचमुच कोई रवीश पर निशाना साधता है? मेरे ध्यान में नहीं आता है। आप बताइए, आप किसी एक को बता दीजिए। लेकिन जब आप दूसरों को गोदी मीडिया कहेंगे, दूसरों को खांचे में डालेंगे, दूसरों को कहेंगे कि वो पत्रकारिता ही नहीं कर रहा है, तो आपकी पत्रकारिता, जो आप ही की कही हुई बात हर 3 महीने पे बदलती रही,
आप ही की कही हुई रिपोर्ट जो बदल गई, जिस रिपोर्ट को खूब तारीफ मिली 2013 में, वही रिपोर्ट बेकार हो गई, उसी को वायरल हुआ। कृषि कानून के समय तो वही वायरल हुआ। तो सवाल यह है कि आप क्या जानबूझकर, और आप सोचिए, मैं तो ये नहीं मानता हूं किसी नेता के साथ किसी की फोटो हो तो दलाल हो गया, गोदी मीडिया हो गया, लेकिन रवीश तो कहते हैं, रवीश ने तो यही कहा, तो रवीश की तो अब सबके साथ फोटो गए, तो क्या रवीश दलाली कर रहे हैं? एक पत्रकार को मैग्सेसे अवार्ड मिलता है, एक पत्रकार पे फिल्म दुनिया भर में छाती है, एक पत्रकार यूट्यूब चैनल बनाता है तो कुछ ही दिनों में 40 लाख। नहीं, रवीश बहुत बड़ा ब्रांड है। ब्रांड नहीं है, रवीश बहुत बड़ा ब्रांड है। रवीश बहुत बड़े पत्रकार नहीं, लेकिन बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर पत्रकार बड़े होते तो वो चैनल बिकता नहीं। आज उस चैनल पर रवीश कुमार एंकरिंग कर रहे होते। आज प्रणव राय को अपना चैनल बेचकर गौतम अडानी के चैनल पर अपने शो नहीं करना होता। रवीश कुमार जैसों ने लोगों की छटनी होती रही, इनकी पे पैकेज बढ़ती रही, लोग बाहर निकाले जाते रहे, ये अपने घर से 3-3 साल मोनोलॉग करते रहे। आप किसी को इजाजत दे सकते हैं कि आप तो एडिटर हैं अपने चैनल के, संभव है क्या कि अपने घर से आप चैनल चलाते रहे? नहीं संभव है। लेकिन उस आदमी को ये सारी प्रिविलेज दी गई। और मैं तो कह रहा हूं, आपने चूंकि व्यक्ति विशेष कर दिया, मैं चाहता नहीं था ये, और यहीं पर इसको खत्म भी करता हूं। मैं इतना भी नहीं समझता हूं भारतीय पत्रकारिता में एक नाम पर एक चीज और कहूंगा। देखो, रवीश की आप बात करें तो रवीश ने जो किया वो ब्रांड है, पत्रकारिता हो गए। अर्णव गोस्वामी के लिए क्या कहेंगे आप? वो भी तो आदमी उसी चैनल पर निकला, खड़ा हुआ और उसने अपना चैनल खड़ा किया। अर्नब की वजह से कोई मालिक सड़क पर नहीं आया, किसी का चैनल नहीं बिका। हालांकि रवीश भी करोड़ों कमा के गए, कितने का हिसाब होगा उसकी गिनती आएगी तो आप आश्चर्य से आंखें फटी की फटी रह जाएगी। जल्दी आएगा। 450 करोड़ तो एक महीने में कमा के गए प्रणव राय। मैं तो चैलेंज करता हूं, 450 करोड़ एक महीने में गौतम अडानी के ओपन ऑफर के शेयर के बाद। मैं तो फैक्ट बता रहा हूं। अच्छा, इन लोगों का, अंबानी का, अडानी का मीडिया क्षेत्र में आना ठीक है मीडिया के लिए? देखिए, इसको मैं यूं कहता हूं कि क्या जो बिरला जी थे, शोभना भरतिया जी, उनका आना ठीक था? क्या विनीत जैन, समीर जैन का आना ठीक था? इस देश में किसी का भी जो ऑर्गेनाइज्ड मीडिया है उसमें बहुत पैसे लगते हैं। पहले भी बहुत बड़े बड़े लोग थे, अब भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, हम तो अब तो 8 साल हो गए इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करते हुए, मजे से चल रहे हैं, किसी को कुछ समझते नहीं है, अपने मुद्दों की पत्रकारिता करते हैं। चाहे जो जिस खेमे में समझे, हमको जो ठीक लगता है वो कहते ठोंके। किसी लाला के यहाँ नौकरी करते तो नहीं कर सकते थे। लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो बेईमान नहीं है। मैं ये झूठ नहीं बोल सकता रवीश कुमार की तरह कि जब तक मैं नौकरी करता रहूं तब तक तो सब ठीक है, जब मैं बाहर हो जाऊं तो कहूं सारे नौकरी करने वाले गोदी में बैठे हैं, दलाल हैं, बिक गए। ये बेईमानी नहीं करनी चाहिए, इस बेईमानी से बचना चाहिए संजय जी। और इस बात को आप दिखाइएगा जरूर 4 PM पे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आपने इतनी लंबी चर्चा कर ली, हम लोग जितनी चर्चा हो रही है उसमें एक लाइन भी नहीं कटी। मैं जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे मैं कह रहा हूं, मैंने चैनल की नौकरी छोड़ी, तो भाई चैनल की नौकरी मैंने छोड़ी, मैंने अपना काम किया। लेकिन आज जो चैनल में काम कर रहा हूं, और मैं फिर से कह रहा हूं, ये लोग झूठ बोलते हैं। 90% से ज्यादा पत्रकार पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, अपना घर परिवार किसी तरह चला रहा है। अगर 3 महीने के लिए तबीयत खराब हो जाए तो उसको कोई देखने वाला नहीं है। आज भी राहत कोष के चक्कर में पत्रकार घूमते रहते हैं। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, तो भैया कुछ लोग तो करोड़ों के पैकेज वाले हैं ना, जिनका बहुत बड़ा बड़ा पैकेज होता था। तो दोनों का फर्क है, जनता को ये भी समझना चाहिए और ये बात सामने आनी भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इसका जी। आप बस एक लाइन में, जो ये पत्रकारों वाली बात हो रही है, अभी जब कोरोना था तो कोरोना में तमाम पत्रकार दिवंगत हो गए। तो आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास एक एडवाइजरी कमेटी थी जिसमें ये सब मामले आते थे। उसमें जब हम उन मामलों को देखते थे तो पता किस तरीके की कच्ची गृहस्थी थी और कैसे उनको 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक देने के लिए, इंतजाम करने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते थे, और वो उनके लिए कितनी बड़ी नेमत होते थे। तो इस तरीके से भी पत्रकार रह रहे इस देश में, ये समझने वाली बात है। और मुझे लगता है कि जो नई पीढ़ी आ रही पत्रकारिता में, मुझे लगता है कि उनको किसी को रोल मॉडल ना मानकर अपने मॉडल खुद तय करने चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि वो जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो किसी दूसरे के चश्मे से ना देखें, खुद निर्णय लें, किसी से पूरी तरीके से संचालित ना हो। और जो आपने कही ना कि ब्रांड इतने बड़े रवीश कुमार थे, तो ब्रांड तो नरेंद्र मोदी अगर चुनाव जीत के आ जाए तो नरेंद्र मोदी सिर्फ ब्रांड है, नेता नहीं है। वो ब्रांड बन गए तो इसलिए वो सबसे बड़े पत्रकार हो गए। ये जो दोहरापन है ना, इससे हम सबको बचना चाहिए। आखिरी सवाल प्रधानमंत्री जी की बात की, हर्षवर्धन जी, दुनिया में ऐसा कम हुआ होगा कि किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष 8 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे। तो पत्रकारों के एक बड़े समूह को सवाल क्यों नहीं करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी आइए, सबके साथ संवाद करिए, घंटे 2 घंटे बात करिए, ये क्यों नहीं सवाल किया? नहीं, निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि ये इसकी वजह बहुत दूसरी हो सकती है, मैं उसको
विश्लेषण भी कर सकता हूँ, लेकिन निजी तौर पर मैं मानता हूं कि हर नेता को किसी भी संवैधानिक पद पर जो बैठा है उसको मीडिया के सवालों का जवाब देना चाहिए, नियमित तौर पर देना चाहिए। हालांकि मैं एक बात जरूर बता दूं, क्योंकि मैं ये संदर्भ के साथ बता रहा हूं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2 बार प्रेस वार्ता बुलाई थी। एक बार टीवी के सारे पत्रकार आए थे, एक बार अखबार के पत्रकार आए थे। गिनती के 2 दर्जन संपादकों को अवसर मिला, तो सर मीडिया को अवसर तो तब भी नहीं मिला था। और सवाल भी तय थे, पहले से पूछ लिए गए थे। और जिन्होंने संजय बारू जी के यहाँ पहले अर्जी नहीं लगाई होगी, उनको गेट के बाहर से मैं इसका प्रतिकार करूंगा, निकलना पड़ा। हर्षवर्धन जी, मैं इसका प्रतिकार करूंगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, कि ये सच नहीं है। मैं चूंकि दैनिक जागरण में था, मैं आपको बताऊं, मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा गया था। आप संपादक थे दैनिक जागरण? मैं वहां पर ब्यूरो चीफ था। मैं वहां पर गया था। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी नेशनल मीडिया सेंटर में हुई थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। मैं आपसे सच बताऊं, उसमें वो पूरा हॉल काफी बड़ा है और उसमें मुझे लगता है कि कम से कम कुछ नहीं तो 70 या 80 सवाल पूछे गए थे। इससे कम सवाल नहीं थे। नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक थी। हाँ, नहीं, जो पहली थी, लेकिन जिसकी चर्चा होती है वो आपके ध्यान में होगा। मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ संपादकों का, क्योंकि मुझे तो उन संपादकों का भी नाम है जो बेचारे फोन करते रहे। बहुत बड़े बड़े संपादक है, गेट के अंदर एंट्री नहीं मिली क्योंकि पहले से उनके सवाल नहीं है। खास बात यह है कि संजय बारू के समय में तो ये मौका मिल गया था। एक वो बहुत बड़े संपादक थे, उनके समय में नहीं मिला किसी को। जो पत्रकारिता के मतलब जो प्रिंट मीडिया में वो उतने ही बड़े ब्रांड माने जाते थे। दक्षिण भारत का अखबार है जिसके संपादक होते थे। जब वो उनके मीडिया एडवाइजर बने तो आपने देखा होगा किस तरीके से एक टीवी संपादक के साथ भिड़ गए थे सवाल पूछने पर। फिर भी और उन्होंने सवाल उनके लिए चाहिए होता था। अगर वो हम प्रधानमंत्री के साथ एयरफोर्स 1 पे जाते थे विदेश यात्रा में, अगर उस सवाल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पूछ लो तो नाराज हो जाया करते थे। और वो संपादक थे और उसके बाद वो उनके मीडिया एडवाइजर रहे। वहां से हटके फिर उसी विचारधारा के अखबार में फिर संपादक बन जाते। जो बात मैंने आपसे कही ना कि दूसरों की तरफ जो लोग सवाल उठा रहे, जिन्होंने सत्ता की मलाई खाई है, दरअसल वही जब अब नए लोग आए हैं उसी तरीके से आ रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है कि जितनी मलाई वो खा चुके हैं, जितने तुष्ट और पुष्ट वो लोग हैं, अभी तो ये जो नए वाले जो हैं वो तो बेचारे कहीं वहां पहुंचने में पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेस वार्ता करनी चाहिए। मुझे लगता है मुझे लगता है कि 2024 से पहले करेंगे भी। मेरा इंट्यूशन मतलब नहीं, देखिए इसमें तो आप अगर देखिए ध्यान से तो इसका दूसरा पहलू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा इंटरव्यू आज तक देश में किसी ने नहीं दिया। हाँ, लेकिन वो दिए तो उन्होंने अपनी इच्छा। हाँ, अब जब आपने कहा, यही मैं कह रहा हूँ, ये जब प्रिय कहते हैं ना, तो अगर आपको ध्यान में हो तो बड़े पत्रकार हैं, सोनिया गांधी जी का इंटरव्यू था और वो पूछ रहे थे कि मतलब आपकी सास आपकी कौन सी, क्या बनाना, क्या पहनना, साड़ी कौन सी पसंद करती थी, ये सब सवाल पहले उस समय पूछते जैसे आप पूछते आप मोदी जी आम खाएंगे, आम काट के खाएंगे। अभी तो राहुल को तपस्वी बता दे रहे हैं। हाँ, तपस्वी बता दे रहे हैं। ये बात तो अब आप तपस्वी कह दिया। मैं पूछ रहा संजय जी, मेरा सवाल है, आप आखिरी सवाल पूछ चुके हैं। नहीं, मैं अभी एक दो मुद्दा और रह गया। अच्छा, तो आप पूछ लीजिए। मैं ये पूछूंगा, मैंने कल बड़ा शौक था, क्योंकि आप लोगों को बहुत अनुभव है। मैंने देखा कि एक हम लोग बहुत आगे मॉडर्न जमाने में जा रहे हैं। अचानक देश के सारे चैनल एक बाबा के पास जाके उस बाबा की 2.5 घंटे कवरेज दिखा रहे हैं और बाबा बता दे रहे हैं, मैं तुम्हारी पर्ची बता दे रहा हूँ, तुम्हारे पेट में दर्द है, जैसे निर्मल बाबा एक है वो करते थे। क्या इस देश के जनमानस को 20-20 नेशनल चैनल पे एक अंधविश्वास फैलाते हुए बाबा की कवरेज दिखानी चाहिए थी? शर्मनाक है, शर्मनाक है ये। मैं कहता हूं बहुत से लोग सिद्ध होते हैं, बहुत से लोगों के पास शक्तियां होती, मेरे पास तो नहीं। मैं तो सामान्य पत्रकार हूं, सामान्य व्यक्ति हूं और मैं चमत्कारों पर भी यकीन नहीं करता। लेकिन अगर हैं भी तो या तो कोई बहुत बड़ा ऐसा चमत्कार हो जो प्रमाणित हो। किसी का नाम बता दिया, किसी के चाचा का नाम बता दिया और पत्रकार जयकारा लगाए, ये तो संभव नहीं हो सकता। हम लोगों ने भी, हमने भी महाकुंभ में कवरेज की है। शंकराचार्य जी के सामने जाते थे तो नतमस्तक होते थे, लेकिन जब रिपोर्ट होती थी धर्म संसद की तो उसमें कमी कसर नहीं रहती थी। और मेरा ये मानना है कि पत्रकार को कभी भी, विशेष करके रिपोर्टर को, और मैं ये कहता हूं, आज फिर दोहरा देता हूं, फिर अवसर मिला है उसका, रिपोर्ट करने वाले को तो बिल्कुल अनबायस होना पड़ेगा, रॉ कंटेंट देने की आदत पड़ेगी। विचार वाला पॉलिश्ड करेगा, क्योंकि जो मैं पहले भी कहता हूं, जब मैं विचार अपना दे रहा हूं तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ प्रोसेस हो रहा है, लेकिन प्रोसेसिंग के पहले की चीज आप रिपोर्ट दीजिए। ये जो नहीं कर रहा है वो पत्रकारिता के साथ अन्याय कर रहा है। यही सेम सवाल आपसे पूछूंगा जो मैंने कहा। मैं इसमें बस एक उदाहरण देना चाहूंगा। रामकृष्ण परमहंस थे, उनसे किसी उनके शिष्य ने कहा कि वो बड़े सिद्ध संत हैं।
वो देखो नदी जो है चलकर पार करके चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा नदी पार करने का कितना पैसा लगता है नाव से? तो उन्होंने कहा 2 पैसे। तो बोले ये 2 पैसे की ही तो हुई। कुल मिला के चमत्कार को भाई साहब मैं पत्रकार हूँ, नमस्कार करता हूँ। बाकी कितने भी जो भी धर्म है, मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, मेरी अपनी आस्थाएं हैं, वो मेरी आस्थाएं मेरे घर के लिए हैं निश्चित तौर पे। लेकिन जो बात हर्षवर्धन ने कही है, पत्रकार के तौर पे इस तरीके का निर्लज्ज प्रदर्शन किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर कोई करता है तो मुझे लगता है कि ये हमारे और आपके लिए, खासतौर से हम सबके लिए सोचने का विषय है कि आप किस तरीके का जो मार्ग दिखा रहे हैं लोगों को, और सिर्फ आप कुछ हिट्स, कुछ नंबर, कुछ लोकप्रियता के लिए कहाँ तक जा रहे हैं। मैंने आपसे फिर कहा कि बड़ा अच्छा होता है किसी एक पक्ष में खड़े होकर उनकी वाहवाहियां और तालियां बटोर लेना, लेकिन साहब जीवन जो है बीच में होता है, सही बात, धारा बीच में होती। मेरा इतना कहना बिल्कुल है कि सही। कुल अश्वनी जी, मिला आप के कुछ कह रहे थे, मैंने बात पे सवाल को कह दिया। आप कह रहे थे कि मैं अंतिम में ये बात कह दूं आपको। नहीं, मैं अंतिम में बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ राजेश्वर जी बार-बार कह रहे हैं बीच में चलें, बीच में चलें। अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे चलते हैं। हम आपके साथ अभी अपने थोड़ा लखनऊ भी टहलाया हम लोगों को आज, तो देखिए ये भी जैकेट पहने, बढ़िया जैकेट है, हवा और रोकता, मेरा भी हवा और रोक देता है। आप करते क्या है? वो राहुल गांधी से तो राहुल गांधी वाला अटैचमेंट है, वो हाफ शर्ट टी शर्ट नहीं, प्रयोग लेकिन- कर रहा हूँ। मैं भी तपस्वी से कम नहीं हूँ, मैं भी यहाँ रह के यहाँ रह के तपस्वी वाले फॉर्म में हूँ। तपस्वी आप भी हैं। लेकिन लखनऊ में बैठ के इस तरह की रिपोर्टिंग करना तपस्वी से कम काम नहीं होता है ना। तो मैं उसी तरह का नहीं, उसी तरह की तपस्वी कर रहा हूँ। लखनऊ में तो देखिए एक योगी का राज भी है, तो तपस्वी तो वैसे भी स्वाभाविक है। लेकिन ये है कि आप मतलब आपसे राहुल गांधी ने प्रेरणा ली है या राहुल गांधी नहीं, से आप? मैं कॉपीराइट मेरा ज्यादा है, क्योंकि मैं लगातार पिछले जब जाड़ों वाड़ों में कई बार मैं हाफ टी शर्ट में बैठ रहता हूँ। तो वही देख लिया होगा उन्होंने कॉपी कर लिया और वो लगा होगा कि संजय शर्मा लड़ ले रहे हैं तो हम भी लड़ लेंगे। लड़ लेंगे हम पहले यूपी में लड़की आई, उसने कहा मैं लड़ सकती हूँ। अब लड़का सड़कों पे आकर लड़ रहा है। लेकिन दरअसल ये लड़ाई की प्रेरणा मुझे लगता है 4 PM के संपादक संजय शर्मा से ही गांधी परिवार को मिली है कि हम लड़ सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे देश के और 2 उन पत्रकारों को जो अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि, जो अपनी पत्रकारिता की प्रतिबद्धता और सच सच बोलने के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। आपको, मुझे यकीन है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में ये आपको इंटरव्यू कैसा लगा। मुझे यकीन है कि आपको बहुत सारी नई खिड़कियां खुली होंगी, बहुत सारे नए दरवाजे आप तक आए होंगे। अपनी राय जरूर बताइएगा। शुक्रिया।